हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ऑक्साइड क्या होते हैं? तो जब भी क्या है, कोई धातु या अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो सामान्य तौर पे ऑक्साइड बनाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम पहले कार्बन के ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अन्य ऑक्साइड जो और भी होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन के 3 ऑक्साइड जो हमें मुख्य तौर पे याद रखने हैं, एक तो कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन तीनों के उपयोग बहुत सारे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है C3O2। ठीक है भाई, C3O2। तो ये किसका फॉर्मूला है? कार्बन सब ऑक्साइड इसे कहते हैं। और ये जो है किस तरीके से इसका निर्माण होता है, तो मैलोनिक अम्ल होता है प्लस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के निर्जलीकरण से इसका निर्माण होता है। यानी मैलोनिक अम्ल है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसमें जो जल होता है, जल को अलग कर देते हैं, जल मुक्त करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, तो हमें कौन सा मिलता है? ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड हमें मिलता है। ठीक है भाई, इतना। इसमें मैलोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रंगहीन विषैली गैस है C3O2। ठीक है भाई, और इसमें क्या है, धुएं व नीली ज्वाला के साथ CO2 प्रदान करता है। जब ये जलता है तो धुएं व नीली ज्वाला के साथ CO2 गैस प्रदान करता है। ठीक है, CO2। ठीक है भाई, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। बस इसके बारे में, कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आज तक इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा गया है। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि CO इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, C को O2 की अपर्याप्त मात्रा में जलाने से इसका निर्माण होता है। यानी कार्बन को ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जब जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी ऑक्सीजन उसे पर्याप्त नहीं मिलती जलने के लिए, तब वहाँ पे किसका निर्माण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसके बाद इसको बनाने की दूसरी विधि भी है कि फॉर्मिक अम्ल के साथ आप सांद्र H2SO4 मिलाइए, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए, से भी इसका क्या है, निर्माण किया जा सकता है। इन दोनों घटकों से, कौन कौन से? एक फॉर्मिक अम्ल और सांद्र H2SO4 से भी किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो है रक्त के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और रक्त में O2 ले जाने की क्षमता में कमी लाती है। ठीक है भाई, ये क्या है, जब भी कई बार जो है घरों में रात के समय अंगीठी वगैरह जला करके, या फिर हीटर वगैरह, या फिर हम कोई भी क्या है स्रोत जला करके यदि हम सर्दियों के मौसम में सोते हैं तो वहाँ पे कुछ मात्रा में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है भाई, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, रक्त में विलय होती है। तो ये रक्त में क्या है, घुल जाती है, और वहाँ पे जो रक्त ऑक्सीजन ले जा रहा होता है, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देती है। उसकी ऑक्सीजन की जगह ये खुद जुड़ जाती है और क्या बनाती है, नया पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है उसके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त में O2 ले जाने की क्षमता में कमी आ जाती है। यानी रक्त जो है उसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ले जा करके शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। ये क्या करती है, उसमें से वहाँ पे क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जो कि ऑक्सीजन के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण धीरे धीरे दम घुटने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो खतरनाक है। ये ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है यदि ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव में रहे तो। ठीक है भाई, उसके बाद 800 आयतन में यदि एक आयतन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की हो, ठीक है, तो व्यक्ति की 30 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है भाई, व्यक्ति की मृत्यु कितने मिनट में हो जाएगी? 30 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि 800 आयतन में यदि एक आयतन जो है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ठीक है, तो 30 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंगीठी से उत्पन्न होती है, बता ही दिया आपको। ठीक है, और CO से व्यक्ति जो है बेहोश हो गया अगर, ठीक है, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसको क्या है, कृत्रिम श्वसन दिया जाता है।
कृत्रिम श्वसन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो 95% ऑक्सीजन गैस होती है प्लस 5% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। 95% O2 यानी ऑक्सीजन गैस और 5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण उसे दिया जाता है कृत्रिम श्वसन के रूप में, यदि व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहोश हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इससे क्या है, प्रोड्यूसर गैस भी बनती है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? CO प्लस N2। ठीक है भाई, CO प्लस N2 इन दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस यदि मिला दी जाए तो प्रोड्यूसर गैस बनती है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, भाप अंगार गैस या फिर जल गैस। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस मिला दी जाए, ठीक है, तब इस गैस को क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस या फिर जल गैस भी कहते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट में, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बार भाप अंगार गैस या जल गैस के बारे में पूछा जा सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यदि हाइड्रोजन गैस मिल जाए, ठीक है, तो इस गैस को हम जल गैस या फिर भाप अंगार गैस कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जल गैस का आप कैसे ध्यान रखोगे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो आपको याद रखना ही है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे आप देखिए पीछे से H2O, ये वाला इधर से चलिए आप H2 और O, ठीक है, H2O बन रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको जल गैस भी कहा जाता है। तो CO प्लस H2 को क्या कहा जाता है? भाप अंगार गैस या फिर जल गैस कहा जाता है। इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ये H2 है और ये O आ रहा है, तो H2O, तो जल तो बन ही रहा है, इसलिए इसको जल गैस कहते हैं। इसको भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यानी अंगार जो आग से अंगार बनते हैं, ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। जो अंगार बनते हैं उसको जल के द्वारा क्या है? बुझाया जाता है। यानी ये भाप अंगार और जल गैस एक ही बात है। ठीक है, इससे आप इसको रिलेट करोगे दोनों को, और यहाँ से इसको रिलेट करोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर गैस है और भाप अंगार या फिर जल गैस जो है, इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है दोनों गैसों का। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 और आपको इसके क्या है उपयोग वगैरह याद रखने हैं, जिसमें क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये निकल धातु के निष्कर्षण में भी काम आती है। निकल धातु के निष्कर्षण में काम आती है। और युद्ध में फॉस्जिन के निर्माण में, फॉस्जिन जो है वो एक क्या विषैली गैस होती है, उसके निर्माण में भी क्या है, इसका क्या है उपयोग किया जाता है। COCl2, ये फॉस्जिन गैस का क्या है फॉर्मूला होता है, COCl2। इसका युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको युद्ध में फॉस्जिन गैस का इस्तेमाल करने के कारण इसे युद्ध गैस भी कहा जाता है, COCl2। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे इसका फॉर्मूला। उसके बाद मेथेनॉल व संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में सहायक है। ठीक है भाई, मानव निर्मित पेट्रोल जो होता है या फिर मेथेनॉल, इन दोनों के निर्माण में क्या है, कौन सी गैस उपयोग में आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के आपको इतने सारे आपको गुण याद रखने हैं। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके आपको प्रत्येक गुण को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ठीक है, वायु में ये कितनी पाई जाती है? 0.03%। ठीक है, वायु के अंदर 0.03% पाई जाती है। और प्रयोगशाला में यह गैस संगमरमर के टुकड़ों पर तनु HCl की क्रिया से बनाई जाती है। ठीक है, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? तो संगमरमर के टुकड़े होते हैं, उसके ऊपर तनु HCl की क्रिया करवाई जाती है, तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये जो गैस है ये जल के अंदर विलेय है, जल में विलेय है, जल के अंदर घुल जाती है। जलीय विलयन इसका अम्लीय होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि वायु से क्या है, 1.5 गुना भारी है। वायु से 1.5 गुना भारी है। वायु को यदि हम 1.5 से गुना कर दें, 1.5 से गुना कर दें, तो CO2 का भार के बराबर आती है। वायु से 1.5 गुना भारी, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद कुछ और भी क्या है, CO2 के अन्य गुण भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए CO2 के अन्य गुण, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य गुण देखते हैं। तो जो ठोस CO2 है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या है अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है।
ठीक है भाई। चूने के पानी में यदि इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक अवले क्या है, अवक्षेप बनता है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। CaCO3 बनने के कारण चूने का पानी किस रंग का हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। और यहाँ पे आप अभिक्रिया देख सकते हो, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि हम CO2 गैस मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O गैस बनेगी, H2O जल बनेगा। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 गैस इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O यानी जल बनेगा। ठीक है, उसके बाद CO2 को अधिक समय तक प्रवाहित करने पर दूधियापन गायब हो जाता है। यदि हम CO2 को पहले प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। यदि हम लगातार फिर भी प्रवाहित करते रहें तो फिर क्या है, इसका जो दूधियापन है वो गायब हो जाता है। ठीक है, दूधियापन गायब होने का कारण क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके अंदर यानी ये वाला जो पहले हमने क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो ये वाला उत्पाद बना। इसके अंदर फिर से हम क्या है, लगातार और भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते रहें तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला CaHCO3 की ट्वाइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है भाई, तो इसके कारण जो है वो दूधियापन गायब हो जाता है। तो इतनी सी बातें आपको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए भाई, CO2 गैस जो है वो प्रकाश संश्लेषण में भी उपयोगी है और रात्रि में बड़े वृक्ष जो हैं, यानी जैसे बरगद का बड़ा वृक्ष हो गया, वो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, उनके नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, वहाँ से क्या है, CO2 का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और इनका उपयोग जो है अग्निशमन यंत्रों में भी किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट और सोडा वाटर निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है भाई, सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडा वाटर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और शुष्क बर्फ का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। शुष्क बर्फ, ठीक है, इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और आपको क्या है, ऑक्साइड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको याद रखनी है कि जो अधातु ऑक्साइड है, यानी जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनते हैं और ये अधातु ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है भाई, इनके आप उदाहरण याद रखना चाहो तो CO2 पहले ही आपको बताया था अम्लीय होती है, SO2, SO3, Cl2O7। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, अधातु ऑक्साइड हैं और ये अम्लीय होते हैं। ठीक है भाई, इनमें से कोई पूछे कि इनकी प्रकृति क्या होगी तो आपको बताना है अम्लीय प्रकृति है। उसके बाद धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्या हैं? Al2O3 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड यानी दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करने वाले या दोनों तरीके से क्रिया करने वाले, जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। ठीक है भाई, क्रिया कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिया करना लिखना था, क्रिया कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे आप देखिए Be, Pb, Zn, ठीक है, Al, Sn, Ga और Sb, ये सारे जो हमारे पास लिखे हुए हैं परमाणु। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड इनसे बनते हैं। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इनसे बनने वाले ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है भाई, इन तत्वों से बनने वाले ऑक्साइड जो हैं वो क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उसके बाद उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन ऑक्साइड क्या होते हैं? यानी जिनका pH मान जो है वो 7 होता है। pH मान क्या होता है? जिससे हमें क्या है, pH स्केल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो pH स्केल में जिसमें हमें क्या है, अम्लीयता और क्षारीयता के गुणों का पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे इनका pH मान जो है वो 7 हो जाएगा, यानी न इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड न तो अम्लीय होंगे न ही क्षारीय उदासीन होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी उदासीन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और यहाँ पे H2O, ये सारे के सारे क्या हैं? उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ऑक्साइड टॉपिक में सिर्फ आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये धातुओं से जुड़ा हुआ ये जो टॉपिक है ऑक्साइड वाला, तो ये ऑक्साइड वाला टॉपिक जो है कई बुक्स जो आती हैं उनमें भी कम मिलता है और हमारी RBSE NCERT बुक में भी अच्छे प्रॉपर ढंग से नहीं दे रखा। तो इसलिए क्या है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है भाई, तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही बनेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है भाई, बाकी यदि आपके पास थोड़ा बहुत और मैटर है तो उसे पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ना कभी भी जाया नहीं जाता। ठीक है भाई, लेकिन इतना नहीं पढ़ना कि हम
आगे क्या 11th 12th तक का सिलेबस करने लगे, BSc लेवल तक का करने लगे, वहाँ तक हमें नहीं पढ़ना। हमें रीट के लेवल को ध्यान में रखकर हमें तैयारी करनी है ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है भाई। बाकी पढ़ने को और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ने को ज्ञान कभी भी कम मतलब इसमें हम PhD भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक टॉपिक पे हम PhD भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। हमें रीट जैसे एग्ज़ाम के लिए तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई और एग्ज़ाम हो तो उसके लिए पढ़ सकते हो, लेकिन रीट जैसे एग्ज़ाम के लिए तो इतनी ही चीज़ें आपको पर्याप्त है। ठीक है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस लेवल 2 के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। ठीक है। तो यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पे सेट करिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।